So we talk about the social security in India, lecture 2. तो टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी को तो सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, एक होता है सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना. तो इंश्योरेंस इन पेंशन प्रोग्राम काफ़ी वाइटल है फॉर द फैसिलिटी द ह्यूमन डेवलपमेंट विद डेमोग्राफिक चेंज. तो प्रॉब्लम जो भी यूरोप में फेस की थी, लोगों को कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, सबने पैसे कमाए उड़ाए, तो जब ज़रूरत पड़ी तो उन्हें क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा फॉर द इंडिया एज वेल एज इफ दे डू नॉट टेक अप्रोप्रिएट मेजर लेने पड़े कि हर बंदे को सोशल सिक्योरिटी मिले द टाइम्स ऑफ द नीड. तो ये वाइटल है अलॉन्ग विद द इंक्रीज फोकस ऑन वनरेबल अनऑथराइज्ड अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स है. तो हमें फोकस करना चाहिए. पॉइंट्स क्या है, सो स्टेटस क्या है इंडिया में सोशल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स है और क्या ज़रूरत है इन स्कीम्स की. अगर ILO की 2017-19 की रिपोर्ट देखें तो परसेंटेज ऑफ GDP इंडिया में सिर्फ इतने लोगों को सोशल सिक्योरिटी है. अगर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में देखें तो इतने सारे लोगों को है. एशिया में एवरेज इतना है, ग्लोबल एवरेज से भी कम है. एशिया का एवरेज ग्लोबल एवरेज से भी कम है और इंडिया का बहुत ही कम एवरेज है. बहुत ही कम लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी है. तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2015 में सोशल सेफ्टी जो पॉवर्टी है वह 15% से कम होता है. तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 15% तक पॉवर्टी गैप कम हो सकता है. एंड पॉवर्टी जो हेड काउंट रेट है वो 8% से कम होता है. तो जो पॉवर्टी है 15% से कम हो जाती है एंड पॉवर्टी हेड काउंट 8% से कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से. क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी तो सपोज जिसकी अब जॉब चली गई है कोरोना वायरस के चलते हुए, वो गरीबी में खिसक जाएगा. तो इन सब से बचा जा सकता है. तो 15% से जो गरीबी है वो कम हो जाएगी. एंड ILO एंड G20 फोरम में सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को बताया सेल्फ रेगुलेटरी इकोनॉमिक स्टेबलाइजर है. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी विल रही है 45 एग्रीगेट डोमेस्टिक डिमांड इन दिस फैसिलिटी ट्रांजिशन इनटू मोर फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी, ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी बनती है. फिर सोशल सिक्योरिटी अगर स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए देखें तो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 आया था. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए तो हमारे लिए एक्ट आता है अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008. तो 2008 का एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008. फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम आता है 1995 में. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम तो किस लिए था, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा एडल्टली विडोज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन दी जाएंगी. फिर जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी. तो ये किसके अंदर है, मदरहुड, सेफ मदरहुड होनी चाहिए अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर थी. तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैटरनल न्यू नेटल मोर्टेलिटी, मैटरनल मतलब पर लाख पे कितनी वुमेन मर रही हैं, पर 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं, तो न्यू नेटल मोर्टेलिटी को कम करना है. तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ानी है अंडर द जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्कीम आई थी. एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो तो वुमेन की डेथ कम हो एंड चिल्ड्रन की डेथ कम हो. तो राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आर्टिशन कम्युनिटी, तो शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिशन कम्युनिटी होती है उनके लिए होती है, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी थी. तो ये आर्टिशंस एज वेल एज उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रन के लिए, उनके 2 बच्चों के लिए थी ये स्कीम. फिर नेशनल स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन, तो लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना फिशरमैन के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फिशरमैन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए. अटल आदमी बीमा योजना 2013 में लॉन्च की गई थी. एंड इट एम एन अमाउंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्कर्स बिटवीन 18 to 59 एंड विद द कवर ऑफ 30,000. तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में लॉन्च हुई थी. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, कवरेज प्रोवाइड करना फॉर अ BPL फैमिली और फैमिली मेम्बर. इट इन्वॉल्व्स द इन पेशेंट मेडिकल केयर 30,000 पर फैमिली. पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30,000 रुपये पर फैमिली पर केयर प्रोवाइड करने के लिए था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 की. फिर अटल पेंशन योजना ये आती है. अटल पेंशन योजना में तो मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी एट द एज ऑफ 30 ईयर्स. तो इसमें फिक्स मिनिमम पेंशन मिलेगी अटल पेंशन योजना के अंदर. तो ये वेरी करेगी आप कब ज्वाइन कर रहे हो. अगर सपोज जल्दी ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी. तो इसमें क्या है, को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अटल पेंशन योजना में, गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. 50% जितना आप करोगे उतना ही गवर्नमेंट करेगी, या तो 50% या 1000 करेगी, जो भी कम होगा, चाहे 1000 होगा चाहे 50% होगा, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट करो उसे उतना गवर्नमेंट करके कितने साल तक, 5 साल के लिए. और उनका कोई और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का लाभ नहीं लेना चाहिए, ना ही टैक्स पेयर होने चाहिए. तो इसमें बोला है कि जो पेंशन स्पाउस को मिल जाएगी, अगर सब्सक्राइबर मर जाता है तो उसकी वाइफ को मिल जाएगी, या नहीं तो उसकी नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा. और एज क्या है, 18 से 40 साल तक आप ज्वाइन कर सकते हो अटल पेंशन योजना को. फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें इंश्योरेंस 2 लाख का मिलेगा. आप
₹330 पर एनम देना। तो इसमें 18 से 50 साल का था, इसमें अपने आप ही आपका ऑटो डेबिट अपने पैसे कट जाएंगे अकाउंट से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी, 2 लाख की जीवन ज्योति आपकी बुझ जाएगी तो 2 लाख की पेंशन मिलेगी, लेकिन आपको हर साल 330 रुपये पर एनम देने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसमें रिस्क कवरेज में भी 2 लाख था, एक्सीडेंटल डेथ या फुल डिसेबिलिटी हो जाए, और 1 लाख मिलता था अगर पार्शियल, 2 लाख जब फुल मर जाओ या डिसेबिलिटी हो जाए फुल, और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपये देना। प्रीमियम इसमें था 12 रुपये पर एनम। तो उसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो प्रीमियम था उसमें 12 रुपये था, इसमें ज़्यादा था 330 रुपये पर एनम, इसमें 12 रुपये पर एनम। तो स्कीम क्या है, ये अवेलेबल होगी 18 से 70 साल के लोगों के लिए, ठीक है। एंड इसमें भी ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसमें 6,000 रुपये मिलेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये पर, हर 4 महीने में 2,000 रुपये। तो इसमें मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की फैमिली को। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो इसमें रांची झारखंड में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, पेंशन स्कीम फॉर द फार्मर। तो इसमें 18 से 40 साल के लिए, तो इसमें भी 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। तो इसमें गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपये निकाले थे इसके लिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम लैंड हो और एज होनी चाहिए 18 से 40 साल। तो इसमें LIC जो है ये इसे इंश्योरर अपॉइंट किया गया है। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या था, ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें 330। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 12 रुपये पर एनम। तो इसमें पर एनम था, इसमें पर मंथ आपको 55 से लेकर 200 रुपये करने हैं। ऑप्शनल स्कीम है, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेक्टर के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट की जाएगी, कोई फ़ी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको बस आराम से आप ले सकते हो। और सेंटर को 30 रुपये, हर एक नॉमिनी एनरोलमेंट के लिए 30 रुपये सेंटर देगी हर कॉमन सर्विस सेंटर को। ऑप्शनल स्कीम है, 2019 में लेके आए थे। एंड गवर्नमेंट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये 18 से 40 साल के लिए 2 हेक्टेयर से जो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। फिर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, तो इसमें सारे शॉपकीपर्स के लिए, ठीक है, इनको मंथली पेंशन 30,000 मिलेगी आफ्टर 13 अब 60 साल के बाद 3,000 पेंशन मिलेगी। उन स्मॉल शॉप्स जिनका टर्नओवर, जो GST टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, 18 से 40 साल एज होनी चाहिए, और 3 करोड़ स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन करना, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिखाना नहीं है। इसमें आधार एंड बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसमें अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कवर्ड हो, या एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम, या नेशनल इनकम या टैक्स देते हो तो नहीं अलाउड है। सेंट्रल गवर्नमेंट मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, 5 करोड़ ट्रेडर्स इसको 30 साल में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कुछ अलग से पेंशन जैसे अटल पेंशन योजना, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट and then financial assistance to the ex-servicemen in pecuniary, and insurance coverage in the LPG user, legal aid, national pension scheme for the traders and self-employed person, national pension scheme, Pandit Deen Dayal Upadhyay national welfare fund for the sports person and pension family, and maternity benefit, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा बीमा योजना, right to sports under pension to the meritorious sports person, and welfare the rehabilitation scheme for the ex-serviceman। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लेकर देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो मनरेगा किसके अंदर है, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एरियाज़ में ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट देती है इन अ फाइनेंशियल टू हर एक हाउस होल्ड के एल्डर मेम्बर्स को, वॉलंटरी जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करे, उसके लिए 2006 में आई थी। ये सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट में ये कवर्ड है, जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है अंदर था मनरेगा। तो इतना याद रखना है कि एडल्ट मेंबर होना चाहिए, वॉलंटरी ही शुड बी विलिंग टू वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। 2006 में सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। फिर संपूर्ण रोजगार योजना, संपूर्ण तरीके से ये इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, स्किल्ड एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, इम्प्रूव स्किल लेवल्स सारे रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये जो मनरेगा इट इज़ ओनली फॉर द ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो संपूर्ण रोजगार योजना स्किल लेबर प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द रूरल एंड अर्बन एरियाज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी लोकलिटी विलेज में। एंड इसमें क्या करेगा, फिक्स्ड बेस्ड पेमेंट ऑफ वेजेस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। फिर आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। एंड इसमें क्या है, 7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड कवर होंगे, 600 डिस्ट्रिक्ट, 6,000 ब्लॉक, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख विलेजेस कवर होंगे। एंड इसमें सेल्फ मैनेज किया जाएगा थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो दिस लाइवलीहुड कलेक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years। एंड ओके इन राइट एंटाइटलमेंट पब्लिक सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड रिस्क एंड बेटर सोशल इंडिकेटर फॉर द एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो ये 2008 में आई थी। तो क्रेडिट लिंक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड इसमें RGP एंड PMRY को मिला के इन्होंने बनाई थी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
उसकी नोडल एजेंसी अगर देखें तो खादी विलेज इंडस्ट्री, तो खादी में ही ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे 2008 में। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री अगर देखें कमीशन जो है नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जनरेट कॉन्टिन्यूस सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये काम है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 में आया था। तो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है। एंड नोडल एजेंसी कौन है? KVIC। फिर हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो इसमें 10 से ज़्यादा जहाँ एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, 1948 में आता है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं उन्हें मेडिकल केयर दिया जाएगा, एज वेल एज कैश बेनिफिट दिया जाएगा, सिकनेस मैटरनिटी या मंथली पेमेंट किया जाएगा न किया तो डेथ एंड डिसेबिलिटी मैन। तो ये तो मंथली पेमेंट किया जाएगा डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस पे। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। तो सबसे बड़ा एक्ट अगर देखें तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। उसमें 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हो तो उन्हें टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा टू द प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन पेंशन, फैमिली पेंशन इन द केस ऑफ डेथ और सर्विस। सेपरेट लॉ एग्जिस्ट फॉर द सिमिलर बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। कोल माइंस के लिए और टी प्लांटेशन के लिए अलग से एक्ट है, तो कोल माइंस के लिए, टी प्लांटेशन के लिए अलग से एक्ट है। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट मिसलेनियस प्रोविजन है 1952, तो कोल माइंस एंड ट्री प्लांटेशन में जो काम करते हैं उनके अलग से है। तो इसमें 2014 में आया था स्कीम, वेज सीलिंग इसमें डाली गई है। तो पहले 6,500 तक का अगर मंथली कमा रहे हो, अब क्या करा है 15,000 तक कर दिया है वेज सीलिंग इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923, तो इसमें पेमेंट ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी अगर कोई इंजरी आ जाती है, डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है। तो 1923 में आ चुका था कि अगर कुछ भी इंजरी आती है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में देखो डाउरी भी आया था, डाउरी एक्ट भी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी। तो 12 वीक्स में इसमें क्या मिलेगा, मैटरनिटी एज वेल एज पेड लीव मिलेगी 12 वीक्स के लिए। फिर पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट ऑफ 1972, उसमें 15 डेज वेजेस मिलेंगे हर साल के लिए, ठीक है। जिन्होंने 5 साल तक उनसे ज़्यादा तक काम किया है तो उनको 15 दिन का वेजेस मिलेगा। तो 15 दिन का सपोज छुट्टी लेनी पड़ी किसी वजह से, तो उसमें आपको पेड वेजेस मिलेंगे, और कम से कम उस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे कम से कम 10 वर्कर्स काम कर रहे हो। फिर सेपरेट प्रोविजन इसके लिए एग्जिस्ट है फॉर द कोल माइन एंड टी प्लांटेशन द स्टेट ऑफ असम एंड फॉर द सीमैन। अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995 में आई थी एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम, एंड ये अप्लाइज करेगा एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 जहाँ पे अप्लाई करे वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो स्कीम वॉज अमेंडेड 2014 में अमेंड की थी, उनके वेज सीलिंग, इसमें वेज सीलिंग बढ़ा दी गई 6,500 to 1,500 कर दी गई है, 15,000 कर दी है, 6,500 से 15,000 कर दी है। एंड गारंटीड इसमें मिनिमम पर मंथ 1,000 की इसमें मिलेगी। 2014 से लॉन्च में की थी, तो 1,000 मिनिमम पेंशन 1,000 मिलेगी पर मंथ। फिर सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सोशल सिक्योरिटी द वर्कर द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज प्रोवाइडेड थ्रू द 5 एक्ट्स। तो सोशल सिक्योरिटी 5 एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट ऑफ 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1971 एंड एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923। तो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर देखें, ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5 एक्ट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो 5 एक्ट्स के नाम याद रखने, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5 एक्ट्स हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923।